गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन जो है ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी कि तलपट और अशुद्धियों का शोधन ये चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि चैप्टर नंबर 6 है आपकी बुक में। चैप्टर नंबर 5 आपके कोर्स से हट गया है, सो इसलिए अपन ने उसको नहीं पढ़ा। जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन का चैप्टर था, हमने उसका पहला पार्ट यानी कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने देखा था कि हम तलपट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट है और उसमें हमने क्या क्या लिखा था। हमने कहा था तलपट शेषों की सूची है, यानी कि एक विवरण है, एक सूची है, आप ये कह सकते हैं। हमने इसको कैसे बनाया था, कैसे तैयार किया था, ये सारी चीजें हमने उस जो इससे पहले वीडियो था उसके अंदर पढ़ी थी। कुछ पॉइंट है कि हमारे जो तलपट बनाने का उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य था, हमने पढ़ा था भी अशुद्धियों का जो है हमें पता लग जाता है, ठीक है, अशुद्धियां ज्ञात हो जाती है। हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि गणितीय अशुद्धता की क्या करते हैं हम जांच, और हमने पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था कि जो तलपट है वो हमारे अंतिम खातों का क्या होता है, आधार होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास सभी प्रकार के खातों के शेष उपलब्ध रहते हैं, तो हम अंतिम खाते यानी कि ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट आसानी से बना पाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नॉमिनल और रियल अकाउंट और आपका पर्सनल अकाउंट सभी प्रकार के खातों के शेष हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ट्रेडिंग और P&L में लिखे जाने वाले आयगत और व्ययगत जितने भी मद हैं उनका भी हमारे पास विश्लेषण होता है एक तरह से, और सभी प्रकार की संपत्तियां, दायित्व, पूंजी, ड्राइंग, इन सब का भी हमारे पास उस सूची में क्या होता है, मेंशन होता है, हमारे पास अवेलेबल होता है। तो हम उसको आसानी से वहीं से हम उसको बैलेंस शीट में, और या फिर हम कह सकते हैं कि वहीं से हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, P&L या ट्रेडिंग में। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारे अंतिम खातों का क्या है, आधार है। आओ उद्देश्यों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। उद्देश्य, इन सारे उद्देश्यों को हमने पिछली बार भी पढ़ा था, लेकिन थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन कम था, ठीक है, हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले उद्देश्य में हमारे पास है कि बही खातों की अंकगणितीय शुद्धता का निर्धारण करना। कैसे निर्धारण करता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो क्या क्या चीजें कह रहा है, खाता बही में नाम व जमा राशि का ठीक से, यानी कि अगर योग नहीं लगा है या फिर हम कह सकते हैं उसका योग ठीक से नहीं योग आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो सेंटेंस में पूरा नहीं लिखा क्योंकि थोड़ा ब्लैक बोर्ड में जगह कम थी इसलिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम भाई अंक की अशुद्धता कब बताएगा हमें, जब हम कह सकते हैं कि हम निर्धारण कर सकते हैं कि हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की, किसी ने किसी खाता बही की क्या किया है, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड की जोड़ में कुछ न कुछ क्या आई है, गड़बड़ आई है, यानी कि इसको ठीक से नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा खाते के शेष शुद्धता से निकाले गए हो या नहीं, हम ये भी डाउट कर सकते हैं। अगर हमारी जोड़ नहीं मिलती है अंकगणितीय, तो हम ये डाउट कर सकते हैं भाई हमने जो शेष निकाले हैं वो सही निकाले या नहीं निकाले। हमको कितनी सारी गलतियों का कंफ्यूजन होगा अगर हमारे ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है तो हम ये सोचेंगे कि खातों की जो भी हमने शेष निकाले वो सही निकाले या नहीं, हमने क्या गड़बड़ की, क्या उसको कैरी फॉरवर्ड करते वक्त गड़बड़ कर दी या उसको लिखते वक्त गड़बड़ कर दिया, किस तरह से हमने कुछ गड़बड़ कर दी। तो कह रहा खातों की शेष शुद्धता से निकाले गए या नहीं, हम ये भी पता लगाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा सारांश के रूप में खातों की सूची, यानी कि हम इन सारी चीजों को क्या कहाँ लिखेंगे, सारांश के रूप में ही लिख रहे हैं। हमने ये कहा कि क्या है वो, तलपट हमारे पास शेषों की सूची है, तो सारांश रूप से उसको लिखा गया या नहीं। थर्ड, दोनों पक्षों का योग। फोर्थ, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, हमें ये अंकगणितीय गलती पता कब चलेगी, जब हम ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्ष, नाम व जमा पक्ष यानी कि डेबिट व क्रेडिट पक्ष का योग लगाएंगे, और किसी कारण से अगर हमारे दोनों पक्षों का योग नहीं मिलता है तो इसका मतलब किसी न किसी प्रकार की अंकीय अशुद्धि है। तो हम उसको पता लगाने के लिए काम करेंगे, जैसे हमने कहा था पिछली बार कि हम उससे डबल राशि, आधी राशि और ये सब पता, और भी मैंने कहा था ये जरूरी नहीं है, आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, तलपट गणितीय शुद्धता का अकाट्य प्रमाण नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि 100% श्योर नहीं कह सकते हम कि भाई यस अगर तलपट मिल गया है तो अब कोई गणितीय शुद्धता नहीं होगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो ऐसी गलतियां हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से तलपट को इफेक्टिव नहीं करती है। तो आप क्या कर लोगे, तो अगर तलपट को इफेक्ट ही नहीं करती है, तलपट में लिखी नहीं गई है तो आपको इफेक्ट ही नहीं करेगी।
इफेक्ट नहीं करेगी तो वो गलतियां क्या हो जाएगी, छुप जाएगी। गलतियां तो होगी लेकिन क्योंकि दोनों साइड की जोड़ मिल जाएगी इसलिए वो गलतियां क्या हो जाएगी, छुप जाएगी। इसीलिए ये लाइन कही गई है कि तलपट का मिलान शुद्धता का अकाट्य प्रमाण नहीं है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमारा तलपट मिल गया है तो अब कोई हमारे खातों में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं रही है। नेक्स्ट देखो, अशुद्धियों को ज्ञात करने में सहायता, और किसमें सहायता क्या करता है, अशुद्धियों को ज्ञात करने में। कैसे ज्ञात करते हैं, देखो अशुद्धियों को सबसे पहले कह रहा है किस चरण में हुई गलतियां। देखो सबसे पहले कि हमने कहाँ गलती की, इसकी शुद्धता भी तो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। कैसे भाई, हमने ट्रायल बैलेंस में क्या क्या लिखा उसी को हम बैक जाकर चेक करेंगे कि भाई हमने किन किन चीजों को लिखा था, किसके शेष निकाले थे, किसकी एंट्रियां की थी, उसी को हम चेक करेंगे। तो यही कह रहा है अशुद्धियों को ज्ञात करने में सहायता। सबसे पहला सहायक बइयों का योग। हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास उपबइयां या सहायक बइयां जो हम कहते थे सामान्य 8 प्रकार की होती है, जिसमें से काफी लोगों ने 2 जो है उनको मुख्य बइयां माना है, बाकी 6 को सहायक बइयां माना है। जैसा भी आपकी किताब में डिवाइडेशन हो, टोटल 8 होती है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सभी सहायक बइयों की जोड़ लगाकर देखेंगे। भाई परचेज बुक की जोड़ सही है, सेल्स बुक में कुछ गड़बड़ नहीं की, कैश हो गई, हमारा जो है बीपी बुक्स हो गई, बीआर बुक्स हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई, परचेज रिटर्न हो गई, ठीक है, कैश बुक हो गई, इन सारी चीजों को मुख्य जनरल हो गई। हम सबको देखेंगे, चेकआउट करेंगे कि क्या उनके टोटल में हमने कुछ गड़बड़ की है क्या। नेक्स्ट, पड़ोसियों की खाता में हमें खतौनी करने में कहाँ गड़बड़ की है कि हमने एंट्रियां सही की है और उसके बाद जब खतौनी कर रहे थे यानी कि खातों में ट्रांसफर कर रहे थे तो क्या हमने गड़बड़ की है। जैसे मान लीजिए 540 रुपए लिख लेते और हमने 504 रुपए तो नहीं लिख दिए, ये सारा भी चेकआउट किया जाएगा। तो पड़ोसियों की खातों में खतौनी करने में। तीसरा, खातों के शेष की गणना। जब हम बैलेंसिंग फिगर लगा रहे थे, बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे थे यानी कि सभी खातों के शेष निकाल रहे थे, क्या उस समय हमने जोड़ बाकी में गलती कर दी, कहाँ गलती की, अब हम उस गलती को भी तो ढूंढेंगे। तो कह रहा खातों के शेष की गणना करने में। फोर्थ कह रहा खातों के शेष को तलपट में ले जाने, यानी कि हमने सब कुछ सही निकाला, सारी चीजें सही है, लेकिन जब हम उसको ट्रायल बैलेंस में लिख रहे थे तो हमने गड़बड़ कर दी, ठीक है, किसी ने किसी प्रकार की अंकीय गड़बड़ कर दी। लिखना था कि 564 रुपए, हमने लिख दिया 546 रुपए, 6 इधर 4 इधर कर दिया। तो ये सारी गलतियां हैं क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य हमेशा ही क्या होता है, गलती का पुतला होता है। तो किसी न किसी प्रकार से गलतियां हो सकती है, लेकिन हमारा ये काम है कि हम उस गलती को फाइंड आउट करें यानी ढूंढें और उसमें रेक्टिफिकेशन यानी कि शोधन करें। देखो हमारे चैप्टर का नाम यही है, तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन। अशुद्धियों का पता लगाएंगे और क्या करेंगे, उनको शोधन यानी उसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। गलती तो हो गई, अब उसमें कोई दौर है नहीं लेकिन उसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है, हमें सबसे पहले ये सोचना है। जैसे मान लीजिए अगर आपके फर्स्ट टेस्ट हो गए, नंबर कम आ गए, तब आप ऐसे नहीं आप उसी को सोचते रहें कि वो कम आ गए, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो सेकंड टेस्ट में अच्छी मेहनत करें और उसकी रिकवरी यहाँ कर ले, ऐसा हो सकता है ना। तो ये होती है आपकी गलतियों में सुधार। तो देखो क्या कह रहे हैं, खातों के शेषों को तलपट में ले जाना। नेक्स्ट, तलपट के स्तंभों का योग, या फिर हम वापस टोटल लगाकर देख लें। काफी बार बच्चे यदि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो मैच नहीं कर रहा है, जब टोटल लगाकर देखते हैं तो टोटल गलत की होती है उन्होंने, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। क्या कह रहा है, तलपट के तलपट के स्तंभों का योग में गड़बड़ हो सकती है, हमने जोड़ ही गलत लगाई हो तो नेचुरल है हमारा आंसर क्या आएगा, गलत ही आएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है उद्देश्य में, वित्तीय विवरणों के निर्माण में सहायक। अभी बताया कैसे सहायक होगा, क्योंकि हमने जो तलपट है उसके अंदर सभी शेषों का क्या, सभी खातों के क्या लिखे, शेष। तो देखिए हमने कहा कि हमने इसके अंदर सभी प्रकार के नॉमिनल, पर्सनल, रियल सभी प्रकार के अकाउंट्स का लेखा किया है। ऐसा इसमें कहीं बाउंडेशन नहीं था कि हम सिर्फ इसमें यही दिखाएंगे ये या नहीं दिखाएंगे, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं था। जैसे सारे के सारे नॉमिनल जितने भी हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं या जितनी भी चीजें होती हैं वो सब हमारे P&L में आती हैं। और अब ये व्यक्तिगत और वास्तविक जो होती है, पर्सनल और रियल जितनी भी चीजें होती है वो आपके अंतिम खातों में आती है, हम कह सकते हैं सॉरी बैलेंस शीट में आती है। देखो क्या कह रहा है, वित्तीय विवरणों के निर्माण में सहायक क्या करता है, तलपट में प्रदर्शित सभी आगम तथा व्यय है ना, आगम
खाते व्यापार या अव्यक्तिगत भी कह सकते हैं, ठीक है। आगम व्यय खाते के व्यापार तथा लाभ हानि खाते में लिख देते हैं। कहाँ लिखते हैं भाई? व्यापार यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट और लाभ हानि यानी कि P&L में। इस तरह के सभी व्यवहार जो कि आगम और व्यय से संबंधित है वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग और P&L में। बाकी क्या बच गया? तथा सभी प्रकार की परिसंपत्तियां यानी कि एसेट्स, देयदार, लायबिलिटी, आहरण यानी कि ड्राइंग और पूंजी यानी कि कैपिटल, ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हैं बिल्कुल बकायदा, और हम आगे भी पढ़ेंगे इन सब चीजों को। ये सब कहाँ जाएगी? आपके बैलेंस शीट में, चिट्ठे में कह सकते हैं, या तुलन पत्र, तीनों एक ही बात है। चिट्ठा बोल दे, बैलेंस शीट बोल दे, या फिर आपके तुलन पत्र बोल दे, तीनों एक ही बात है, उसमें जाएगी। तो देखिए हेल्प की ना आपको किसने? ट्रायल बैलेंस ने। और हमने पीछे भी पढ़ा था जो तलपट है वो अंतिम खातों का क्या है? आधार है। क्यों आधार है? क्योंकि हमने यहाँ पर सारे शेष अवेलेबल है और हम यहाँ से सीधा उठाकर P&L और बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके हम हमारे अंतिम खातों को क्या कर सकते हैं? तैयार। ये सारे उद्देश्य पढ़ने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा तलपट की विधियां, यानी कि हम ट्रायल बैलेंस की कौन कौन से मेथड अपनाकर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो हम इसमें कह सकते हैं मुख्य रूप से हमारे पास 3 विधियां हैं। योग विधि। योग विधि का क्या मतलब होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट वाले जो आपका रहेगा वीडियो उसमें। तो देखिए योग विधि का क्या मतलब है? जहां पर हम जितनी डेबिट साइड की टोटल है और जितनी क्रेडिट साइड की टोटल है, यानी कि दोनों साइड की टोटल लगाकर फिर हम हमारे ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? योग विधि। जैसे अगर मैं कह दूं, अगर हम छोटा सा उदाहरण लीजिए, ये अगर हमारा कैश अकाउंट था और अगर इधर हम बैलेंस नहीं निकाल रहे इसमें, मान लीजिए इसमें कोई ट्रांजेक्शन होता है, इधर 5000 और इधर 7000, तो हमने एज यहाँ का 5000 है जो आपका डेबिट है तो डेबिट में लिखा और क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखा। इस तरह से अगर यहाँ पर 5 और होता तो ऐसे ही टोटल लगाते 10,000 यहाँ और 7,000, यानी कि ये योग विधि। डेबिट साइड में जितनी योग है वो डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड की योग है जितनी क्रेडिट साइड में। इसी तरह से हम लिखकर क्या करते हैं? टोटल। सामान्यतः हम इस विधि को काम में नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है वो भी बताया जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का हमने शेष नहीं निकाला तो हमारा काम डबल हो जाएगा। पहले हम अलग से योग करेंगे फिर हम अलग से शेष निकालेंगे, इसलिए सामान्यतः योग विधि काम में नहीं ली जाती है। नेक्स्ट क्या है? लेकिन हमारे पास विधि है तो उसको पढ़ना। नेक्स्ट हमारे पास शेष विधि। शेष विधि क्या होती है? जो खातों को शेष निकालकर हम उसके अंदर खाली शेष ही लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? शेष विधि कहते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ बेस्ट और मैक्सिमम काम में लेने वाली विधि है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि शेष विधि में हमने सभी प्रकार के शेष निकाल लिए हैं, तो वो हमें फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करती है और फाइनल अकाउंट में हमें सभी के शेष चाहिए होते हैं। इसीलिए हम इसी मेथड को 99% अप्लाई करते हैं ताकि हमारे दोनों काम हो जाए, सभी खातों के शेष निकल जाए, तलपट भी बन जाए और हमारे फाइनल खाते यानी कि अंतिम खाते भी बन जाए। इसलिए ज्यादातर प्रयोग में जो आने वाली विधि है वो कौन सी है? शेष विधि। कैसे इसको लेते हैं? जैसे देखिए ये क्या कह रहा है? जैसे मान लीजिए कैश अकाउंट में आपकी डेबिट साइड की जो 10,000 है और इधर की 7, देखिए क्या है? बाय बैलेंस CD कितना आया? 3,000 रुपए, ठीक है। यानी कि ये शेष निकला तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमने कहा बैलेंस किस साइड का है? डेबिट साइड का है। आया क्रेडिट में है लेकिन है किस साइड का? डेबिट। और कैश का बैलेंस हमेशा ही क्या होता है? डेबिट साइड का। तो हम ये 3,000 रुपए बैलेंस शीट में ही ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे सिर्फ 3,000, क्योंकि हम शेष विधि से जब काम कर रहे हैं तो खातों के जो भी शेष आएंगे उसको लिखेंगे। जैसे ये डेबिट साइड में 3,000 रुपए कैश लिख दिया जाएगा, इसे कहते हैं शेष विधि। और इसी तरह से हम सारे खातों का शेष निकाल कर उसके अंदर यानी कि ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। ये होती है हमारी शेष विधि। सामान्यतः हम इसी विधि को काम में लेते हैं। नेक्स्ट योग व शेष विधि। कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस होता है उसके अंदर 2 की जगह 4 कॉलम बन जाएंगे, जिसमें 2 कॉलम में शेष विधि चल रही होती है, 2 कॉलम में योग विधि। जब हम योग विधि ही काम में नहीं लेते तो इतनी बड़ी शेष विधि किस लिए? योग व शेष विधि दोनों काम में नहीं लेते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है कि ऐसी एक विधि होती है जिसके अंदर योग और शेष विधि वही स्ट्रक्चर रहेगा आपका पर्टिकुलर, ठीक है। फिर वहां पर क्या हो जाएगा? 2 कॉलम बन जाएंगे, 2 कॉलम शेष विधि से और 2 कॉलम ही योग विधि से, यानी कि ये दोनों मेथड एक साथ अप्लाई हो जाएंगे।
अभी तक जब हम बना रहे थे तो दो कॉलम बनाए थे, डेबिट क्रेडिट अलग अलग थे। यहाँ पर आपका इस तरह से एक ट्रायल बैलेंस बनेगा, वहां पर इस तरह से हेडिंग लग जाएगी। ये आपकी टोटल मेथड और ये आपका बैलेंसिंग मेथड। यहाँ पर ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, इस तरह से ये आपका यहाँ पर पर्टिकुलर हो जाएगा इस तरह से, यानी कि ये विवरण हो जाएगा आपका, ये योग विधि हो जाएगी और ये आपकी शेष विधि। योग विधि में भी 2 कॉलम और शेष विधि में भी 2 कॉलम, यानी कि दोनों मेथड एक साथ चिपका दिए जाएंगे, आप ये कह सकते हैं। तो इस तरह से हम तलपट यानी ट्रायल बैलेंस 3 मेथड से बनाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा पढ़ना और इसको डिटेल में हम इससे नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।